लास्ट लेक्चर में हमने मल्टी वेरिएबल फंक्शंस के डेरिवेटिव्स देखे थे कि हम कैसे पार्शियली जो है किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जिसको हम पार्शियल डेरिवेटिव्स कहते हैं। जब आपके पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं तो हम उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होता है वो थ्रू पार्शियल डेरिवेटिव्स हम मेजर करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने डिटेल में इस पर बात की थी। तो आज का लेक्चर हम इससे आगे मूव करते हैं कि ये जो मल्टी वेरिएबल फंक्शंस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, इसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है। इसकी ऑप्टिमाइजेशन स्टार्ट करने से पहले, इसके रूल्स देखने से पहले एक दफ़ा फिर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि लास्ट लेक्चर से है कि मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की डेरिवेटिव्स किस तरीके से लिए जाते हैं। तो ये एक और एग्जांपल है जो कि है z इज़ इक्वल टू 3x² वाई क्यूब, और इसमें y की वैल्यू 1 दी हुई है और x की वैल्यू 4 दी हुई है, और आपको कहा ये गया है कि फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स एट x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 1, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स, और सब में x की वैल्यू 4 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। हम क्या करेंगे, z इज़ इक्वल टू 3x² वाई क्यूब, ये क्वेश्चन है आपके पास, इसका z x फाइंड कर लेंगे। z x का जो आंसर आएगा, यानी इसका डेरिवेटिव ले लेंगे x के लिहाज से, उसका जो आंसर आएगा उसमें x की जगह 4 पुट कर देंगे, y की जगह 1 पुट कर देंगे। इसी तरह y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, z y कहलाएगा, और y की जगह y की वैल्यू पुट कर देंगे, डेट इज़ 1, और x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, डेट इज़ 4। इसी तरह फिर हम जब क्रॉस डायरेक्ट पे जाएंगे तो z x फाइंड करेंगे, यानी जो हम पहले x के लिहाज से डेरिवेटिव ले चुके हैं उसका दोबारा एक दफ़ा फिर x के लिहाज से डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ले लें। इस तरह z y का फिर y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लें। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए पे आते हैं, डेट इज़ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, यानी z का दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेना है। तो हम पहले z x लेते हैं, यानी z का डेरिवेटिव x के लिहाज से। तो 3x² वाई क्यूब है, हम क्या करते हैं, हम वाई क्यूब को कांस्टेंट रख देते हैं, वाई क्यूब को कांस्टेंट रख देते हैं। पीछे आपके पास क्या बचेगा, 3x², 3x² का x के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेंगे, वो आ जाएगा 6x, और वाई क्यूब जो कांस्टेंट किया हुआ था वो एज इट इज़ आपके आंसर में आ जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 6x वाई क्यूब। ये 6x वाई क्यूब क्या है, ये z का डेरिवेटिव है x के लिहाज से। अब आप इसमें x की वैल्यू 4 पुट कर दें और y की वैल्यू 1 पुट कर दें, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो z का जो आंसर आता है वो 24 आता है। अब आप z में चेंज मेजर कर लें विद रिस्पेक्ट टू y। अब आप क्या करें, x² को कांस्टेंट कर दें, क्योंकि आप चेंज ले रहे हैं y के लिहाज से, तो दूसरा वेरिएबल जो है साथ उसको हम कांस्टेंट कर देते हैं। तो पीछे क्या बचेगा, 3y क्यूब। 3y क्यूब का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आ जाएगा, 9y²। तो x² वैसे ही साथ लगा दें आप, तो आंसर क्या आएगा, 9x² y²। अब ये 9x² y² क्या है, ये z के अंदर चेंज है विद रिस्पेक्ट टू y। अब यहाँ पे आप y की जगह y की वैल्यू पुट कर दें, डेट इज़ 1, और x की वैल्यू पुट कर दें, डेट इज़ 4। तो इसका आंसर आएगा 144। तो ये हमने क्या किया कि हमने ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड कर लिए एट x इज़ इक्वल टू 4 एंड y इज़ इक्वल टू 1। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अब हमने क्या करना है कि इसका हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, z(x). जब आप z(x) को x के लिहाज से दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 6y क्यूब। 6y क्यूब। अब इसमें x तो है ही नहीं तो x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, y सिर्फ मौजूद है तो y की वैल्यू पुट करते हैं, डेट इज़ 1, और आंसर इसका 6 आ जाएगा। इसी तरह जो zy लिया था हमने, जो पहले फाइंड किया zy, उसका हम दोबारा डेरिवेटिव ले लेते हैं y के लिहाज से। तो आप जब उसका दोबारा y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आता है 18x² y, 18x² y। अब यहाँ पे x की जगह x की वैल्यू पुट की 4 और y की जगह y की वैल्यू पुट की 1, और उसका आंसर हमने क्या ले लिया, 288।
तो ये आपके पास क्या चीज़ें आ गई, ये सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स को इवेल्युएट कर लिया हमने एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास कि हमने सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करने हैं, सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। तो वो क्या है कि जो आप जी एक्स फाइंड कर चुके थे, यानी कि जी के अंदर चेंज एक्स के लिहाज से जो आप फाइंड कर चुके थे, उसका आप वाई के लिहाज से अब चेंज लेंगे जी एक्स वाई। तो उसका जो आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आंसर आता है 18x वाई स्क्वेयर। अब आप इसमें x की जगह x की वैल्यू पुट करें, डेट इज़ 4, और y की जगह y की वैल्यू पुट करें, डेट इज़ 1, और इसको जब आप सोल्व करते हैं तो ये 72 आंसर आ जाएगा। अब आप क्या करें, जी वाई आप फाइंड कर चुके थे पहले, जी वाई, इस जी वाई के अंदर दोबारा इसका डेरिवेटिव ले लें x के लिहाज से। जो आप फर्स्ट पार्ट में जी वाई फाइंड कर चुके थे उसी का डेरिवेटिव अब आप ले लें x के लिहाज से, और जब आप इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं और उसको वैल्यूएट करते हैं एट x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू 1, तो आंसर दोबारा 72। तो ये प्रूव हो गया, हमेशा हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जी एक्स वाई हमेशा बराबर होता है जी वाई एक्स के, तो यहाँ पे भी दोनों बराबर हैं, 72 इज इक्वल टू 72। सो ये क्वेश्चन जो था ये रिवीजन थी आपके लास्ट लेक्चर की। तो अब हम आगे मूव करते हैं कि हम ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शंस की। ये एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया प्रैक्टिस के लिए, z इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 0.4 वाई रेज टू पावर 0.6 और x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 1। इसको आपने उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स लेने हैं और 4x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 पे इवेल्युएट करने हैं, और सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव लेने हैं और x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 पे इवेल्युएट करने हैं, और सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड करनी है और x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 पे इवेल्युएट करने हैं खुद ही। तो ये आपने क्वेश्चन करना है। सो ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द मल्टी वेरिएबल फंक्शंस, इसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स तकरीबन वैसे ही हैं जैसे हम पहले ऑप्टिमाइजेशन के रूल्स पढ़ चुके हैं। क्या, फॉर अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन सच एज z is a function of xy to be a relative minimum or maximum, three conditions must be met. First condition is the first order partial derivatives must equal to simultaneously 0. तो क्या करना है, हम अब हमारे पास एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं। पहले हमारे पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था। जब एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था तो उसका सिंगल डेरिवेटिव ही आता था, तो उस फर्स्ट डेरिवेटिव को हम ज़ीरो के बराबर रख लेते थे। लेकिन अब हमारे पास एक से ज़्यादा फर्स्ट डेरिवेटिव आएंगे तो हम क्या करेंगे, उनको इकट्ठों को साइमल्टेनियसली उनको इकट्ठों को हम ज़ीरो के बराबर रख देंगे। तो ये वही स्टेप है कि टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। This indicates that at the given point a b, और ये given point a b क्या कहलाता है, critical point, the function is neither increasing nor decreasing with respect to the principal axis but at a relative plateau। यानी कि ना तो वो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे इंक्रीजिंग होगा ना वो इन क्रिटिकल पॉइंट पे डिक्रीजिंग होगा, यानी वो एक मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट पे होगा जिसको रिलेटिव प्लेटो कह रहे हैं। तो क्या ये फर्स्ट कंडीशन क्या है कि टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पुट देम इक्वल्स टू ज़ीरो साइमल्टेनियसली एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। तो सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या है, द सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स व्हेन इवैल्यूएटेड एट द क्रिटिकल पॉइंट्स मस्ट बोथ बी नेगेटिव फॉर अ रिलेटिव मैक्सिमम एंड पॉजिटिव फॉर अ रिलेटिव मिनिमम। ये भी हमने पहले किया हुआ है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या होती है कि आप दोबारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को उन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के अंदर पुट करें और साइन चेक करें। अगर तो साइन आपका नेगेटिव है तो आपका फंक्शन मैक्सिमम है, और अगर साइन पॉजिटिव है तो आपका फंक्शन मिनिमम है। तो ये भी वही है, मस्ट बोथ भी नेगेटिव। अब इसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम पढ़ चुके हैं एक्स और वाई, तो दोनों के जो साइन हैं वो नेगेटिव होने चाहिए मैक्सिमम के लिए
और दोनों के साइन पॉजिटिव होने चाहिए मिनिमम के लिए. This ensures that from a relative plateau at a b the function is concave in the case of maximum and convex in the case of minimum. जब आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा यानी जब दोनों नेगेटिव आ जाते हैं तो मैक्सिमम होने के साथ कंकेव भी होगा और मिनिमम होने के साथ कन्वेक्स भी होगा. तो ये हम पहले पढ़ चुके हैं. तो इन दोनों की समरी क्या है, इन दोनों कंडीशंस की. टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पुट इट इक्वल टू जीरो एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. उसके बाद क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के बाद टेक द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स इन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड चेक द साइन. अब एक से ज़्यादा दो आपके पास सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स आएंगे तो उन दोनों के साइन इकट्ठे नेगेटिव, दोनों नेगेटिव होने चाहिए आपको मैक्सिमम कंक्लूड करने के लिए, और दोनों के साइन पॉजिटिव होने चाहिए मिनिमम कंक्लूड करने के लिए. थर्ड कंडीशन क्या है, यहाँ पहले दो कंडीशंस तो हमें आती हैं, एक ये नई कंडीशन इसमें ऐड होगी. वो क्या होगी, द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स इवेल्युएटेड एट द क्रिटिकल पॉइंट्स. ये क्या सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, वो कौन कौन से थे, एफ एक्स एक्स एंड एफ वाई वाई, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से और वाई का वाई के लिहाज से. जो सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं उनको क्या करना है, उन्हीं क्रिटिकल पॉइंट्स पे इवैल्यूएट करना है. जैसे हमने पहले क्वेश्चन में x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 1 पे इवैल्यूएट किए हैं ना, उसी तरीके से इवैल्यूएट कर देना है. और फिर क्या करना है, इट मस्ट एक्सीड द प्रोडक्ट ऑफ द क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स. ठीक है. और फिर एक और काम करना है कि हमने क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव लेने. वो क्या है, क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, वो है जी एक्स का वाई के लिहाज से और जी वाई का एक्स के लिहाज से, और वो दोनों बराबर होते हैं. यानी कि अगर वो दोनों बराबर हैं तो चाहे आप इसमें जी एक्स वाई यूज़ कर लें, चाहे आप जी वाई एक्स यूज़ कर लें, और उनको भी इवेल्युएट करना है उसी क्रिटिकल पॉइंट्स पे. तो क्या होना चाहिए, आपका जो सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं मस्ट बी एक्सीड, वो ज़्यादा होने चाहिए किससे, क्रॉस पार्शियल सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव के स्केयर से. यानी जी एक्स एक्स इंटू जी वाई वाई, ये होगी प्रोडक्ट इन दोनों की प्रोडक्ट, किन दोनों की, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स की, जी एक्स एक्स इंटू जी वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ना, इट शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई के स्क्वायर से. और एफ एक्स वाई क्या है, सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव. तो ये थर्ड ऑर्डर कंडीशन है. फिर रिपीट कर रहा हूँ, थर्ड ऑर्डर कंडीशन क्या है कि आपने एफ एक्स एक्स फाइंड कर लेना है और एफ वाई वाई फाइंड कर लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ये इन दोनों की प्रोडक्ट होगी. इन दोनों की जो प्रोडक्ट का आंसर आएगा वो ग्रेटर देन होना चाहिए एफ एक्स वाई के स्क्वायर से. ठीक है. दिस एडिड कंडीशन इज़ नीडेड टू प्रिक्लूड एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट और सैडल पॉइंट. इसी थर्ड कंडीशन से हम फिर ये कंक्लूड भी कर सकते हैं कि आपका फंक्शन इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे कैसे होगा और सैडल पॉइंट पे कैसे होगा. ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं. फ़िलहाल इसको यहाँ तक तीन कंडीशंस को समझें. मैं इन तीन कंडीशंस को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. इन तीन कंडीशंस की दोबारा मैं समरी बता रहा हूँ. फर्स्ट क्या है, टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पुट इट इक्वल टू ज़ीरो एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स. सेकंड क्या है, put the critical points in second order derivatives and check the sign. For the relative maximum both the second order derivative should be negative and for the minimum both the second order derivative should be positive. ये सेकंड होगी. और थर्ड क्या है कि जो आपके पास प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट किस चीज़ की, प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स की. वो कौन से हैं, जी या एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई. हम क्या करेंगे, सेकंड ऑर्डर डायरेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव ले लेंगे एक्स का एक्स के लिहाज से, वाई का वाई के लिहाज से, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इनकी प्रोडक्ट बन जाएगी. इसका जो आंसर आएगा वो बड़ा होना चाहिए किससे, सेकंड ऑर्डर क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव के स्क्वायर से, दैट इज़ ग्रेटर देन एफ एक्स वाई का स्क्वायर. तो ये तीन कंडीशंस हैं. ये तीनों कंडीशन फुलफ़िल होंगी तो आपका
रिलेटिव मैक्सिमम और रिलेटिव मिनिमम फंक्शन कहलाएगा। तो ये सबसे नीचे इन दोनों की, मैक्सिमम की भी और मिनिमम की भी कंडीशंस मैथमेटिकली समरी लिखी हुई है। मैक्सिमम के लिए क्या है, एफ एक्स और एफ वाई शुड बी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ये वो फर्स्ट वाली कंडीशन है। दूसरी क्या है, एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई शुड बी लेस देन ज़ीरो फॉर मैक्सिमम। और थर्ड क्या है, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन एफ वाई एक्स के स्क्वायर से। तो ये तीनों कंडीशंस इस तरह बनेंगी तो आपका फंक्शन मैक्सिमम होगा। मिनिमम के लिए क्या है, वही एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू ज़ीरो एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स, एंड एफ एक्स एक्स इंटू एफ और एफ वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और थर्ड क्या है, एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई के स्क्वायर। तो ये जो थर्ड कंडीशन है, ये दोनों मैक्सिमम और मिनिमम दोनों के लिए ये कॉमन है, दोनों में ये ग्रेटर आना चाहिए। फ़र्क कहाँ से पड़ेगा, सेकंड कंडीशन में। अगर सेकंड कंडीशन के दोनों आपके डेरिवेटिव जो हैं सेकंड ऑर्डर, दोनों डेरिवेटिव आपके पॉजिटिव आ जाते हैं तो मिनिमम होगा, और अगर नेगेटिव आ जाते हैं तो मैक्सिमम होगा। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एंड सैडल पॉइंट, इफ़ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई इज़ लेस देन एफ एक्स वाई के स्क्वायर से, जो हमने थर्ड कंडीशन पढ़ी है, जो हमने थर्ड कंडीशन डिस्कस की थी कि डैट इज़ एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन एफ एक्स वाई के स्क्वायर से, अगर ये फुलफ़िल नहीं होती, अगर ये इन्वर्स हो जाती है, यानी एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई का जो प्रोडक्ट है वो बजाय ग्रेटर देन होने के वो लेस देन हो जाता है एफ एक्स वाई के स्क्वायर से, तो फिर क्या होगा, फिर हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। इस सूरत हाल में, इस कंडीशन में, अगर एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई के दोनों के साइन सेम है, यानी एफ एक्स एक्स भी पॉजिटिव है, एफ वाई वाई भी पॉजिटिव है, या एफ एक्स एक्स भी नेगेटिव है, एफ वाई वाई भी नेगेटिव है, और ये लेस देन है एफ एक्स वाई के स्क्वायर से, तो फंक्शन हम कहेंगे इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे। और इन्फ्लेक्शन पॉइंट की डेफिनेशन हमें आती है, हमने डिटेल में पढ़ी हुई है। और अगर एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई के दोनों के साइन इनवर्स हैं, यानी एफ एक्स एक्स पॉजिटिव है, एफ वाई वाई नेगेटिव है, दोनों के साइन अगर सेम नहीं है तो फिर हम कहते हैं, और ये लेस देन भी हैं एफ एक्स वाई के स्क्वायर से, तो फिर हम कहेंगे कि आपका फंक्शन सैडल पॉइंट पे है। और सैडल पॉइंट की डेफिनेशन क्या है, सैडल पॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर द फंक्शन इज़ एट अ मैक्सिमम व्हेन व्यूड फ्रॉम वन एक्सिस बट एट अ मिनिमम व्हेन व्यूड फ्रॉम द अदर एक्सिस, कि इस तरह का फंक्शन जब आप उसको एक एक्सिस की तरफ से देखें, यानी जब आप उसको एक्स एक्सिस की तरफ से देखें तो आपको मैक्सिमम लगे, तो जब आप उसको वाई एक्सिस की तरफ से देखें तो आपको मिनिमम लगे, तो इस तरह का जो फंक्शन होगा वो आपका सैडल पॉइंट पे होगा। और उसकी कंडीशन क्या है कि एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई शुड बी लेस देन एफ एक्स वाई के स्क्वायर से, और इसके साथ एफ एक्स एक्स और एफ वाई वाई दोनों के साइन सेम नहीं होने चाहिए, अगर सेम होंगे तो वो इन्फ्लेक्शन होगा, अगर सेम नहीं है तो वो सैडल होगा। तो ये इसकी एग्जांपल है ऑप्टिमाइजेशन की, z इज़ इक्वल टू वाई टू वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 147x माइनस 54y प्लस 12। इसका हमने इसको हमने इस फंक्शन को हमने मल्टी वेरिएबल फंक्शन है, इसको हमने ऑप्टिमाइज़ करना है। तो हम पहले जी एक्स फाइंड कर लेते हैं। जी एक्स जब आप फाइंड करते हैं 2y³ का डेरिवेटिव x के, इसमें तो x है ही नहीं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। माइनस एक्स क्यूब का x के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो माइनस 3x² आ जाएगा, प्लस 147x, इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो 147 आ जाएगा, माइनस 54y, इसमें x नहीं ये ज़ीरो हो जाएगा, और 12 कांस्टेंट है, इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लें वो ज़ीरो हो जाएगा। तो जी एक्स क्या आएगा आपके पास, माइनस 3x² प्लस 147 एंड पुट इट इक्वल टू ज़ीरो। अब जी वाई फाइंड कर लें, 2y³ का y के लिहाज से डेरिवेटिव लें वो 6y² आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब में y नहीं है ये ज़ीरो हो जाएगा, प्लस 147x में भी y नहीं है ये भी ज़ीरो हो जाएगा, माइनस 54y का y के लिहाज से डेरिवेटिव लें माइनस 54 आ जाएगा, और 12 जो है कांस्टेंट है ये ज़ीरो हो जाएगा। सो ये हमने क्या किया कि जी एक्स भी फाइंड कर लिया, जी वाई भी फाइंड कर लिया। अब हम इन दोनों को साइमल्टेनियसली ज़ीरो के बराबर रख देते हैं और हम इनकी क्रिटिकल पॉइंट्स ले लेते हैं।
जो जी एक्स को हमने ज़ीरो के बराबर रखा, डेट इज़ -3x² + 147 इज इक्वल टू ज़ीरो, इसमें से आप x की वैल्यू फाइंड कर लें। वो कैसे होगी, -3x² इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, सो 3x² इज इक्वल टू 147, x² के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो x² इज इक्वल टू 147 डिवाइडेड बाई 3। अब हमारे पास x के ऊपर स्क्वेयर है, इसको ख़त्म करना है हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो स्क्वेयर किससे ख़त्म होता है, अंडर रूट से, तो हम दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई कर देते हैं। x² के ऊपर जो अंडर रूट होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वेयर के साथ अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा x, और 147 डिवाइडेड बाई 3 का जब आप अंडर रूट लेते हैं तो 7 उसका आंसर आ जाएगा। सो अंडर रूट की जो वैल्यू होती है वो प्लस माइनस दोनों में होती है, तो x की जो वैल्यू आएगी वो +-7 आ जाएगी, यानी एक प्लस का 7 और एक माइनस का 7। अब इसी तरह हम जी वाई को जो इज़ इक्वल टू ज़ीरो रखा था उसकी भी हम जो है वो इधर से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो y² -54 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ पे हम अगर 54 को राइट साइड पे लें तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। 6y² इज़ इक्वल टू 54, तो y² के साथ 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y² इज़ इक्वल 54 डिवाइड बाई 6। तो फिर इसी तरीके से y के ऊपर स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर हमें ख़त्म करने के लिए अंडर रूट अप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ, तो अंडर रूट स्क्वेयर से कैंसिल आउट हो जाएगा, पीछे y बचेगा, तो y इज़ इक्वल टू 154 डिवाइड बाई 6 का अंडर रूट, 154 डिवाइड बाई 6 का अंडर रूट जब आप लेंगे तो वो 3 आंसर आ जाएगा, यानी y इज़ इक्वल टू +-3। अब हमारे पास 4 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 4 क्रिटिकल पॉइंट्स, +7 -7, x इज़ इक्वल टू जो कि x के हैं +7 और -7, और +3 और -3 जो कि y है, ठीक है। तो 4, अब हम इन चारों के पेयर्स बना लेते हैं। पेयर्स कैसे बनेंगे, एक वैल्यू हम x की उठाते हैं, उसको एक वैल्यू y के साथ जोड़ देते हैं, तो हम उधर से पहले +7 उठाते हैं, y x की तरफ से +7, और इधर के +3 के साथ एक पेयर बना देते हैं, तो 7 और 3 का एक पेयर बन गया। अब उधर का +7 और इधर के -3 के साथ एक पेयर बना देते हैं, 7 और -3 का एक पेयर बन गया। अब +7 उधर का पूरा हो गया, अब उधर का -7 ले लें, -7 और इधर का +3, ये एक पेयर हो गया, और -7 और इधर का -3, ये 4 पेयर्स पे हमने, ये 4 पेयर्स के क्रिटिकल पेयर्स हमने बना लिए, क्रिटिकल पॉइंट्स के 4 पेयर्स बना लिए। अब इन 4 पेयर्स पे हमने क्या करना है, अपनी सेकंड ऑर्डर कंडीशन जो थी कि टेक द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उसमें ये पेयर्स पुट करने हैं और देखने हैं कि फंक्शन मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। सो फर्स्ट स्टेप के बाद, फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया है यहाँ तक कि हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिए, उन दोनों के ज़ीरो के बराबर रखा, और ज़ीरो के बराबर रख के सिंपली, बहुत ही सिंपली तरीके से हमने 4 वैल्यूज़ निकाली, +-7 और +-3, और उन चारों के पेयर बना लिए, ठीक है। अब यहाँ तक करने के बाद हम अब दूसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। जब आप जी एक्स का x के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, जी एक्स का x के लिहाज से जब आप डेरिवेटिव लेते हैं दोबारा, तो वो -6x आता है, और जब आप जी वाई का y के लिहाज से दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, जी वाई का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं, तो 12y आता है। जी एक्स एक्स इज इक्वल टू -6 एंड जी वाई वाई इज इक्वल टू 12y। अब इन ये दोनों सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हैं, इसमें हमने अपने पेयर्स पुट करने हैं, तो हम पहला पेयर क्या था, फर्स्ट पेयर क्या था, 7 और 3, तो जी एक्स एक्स को 7 और 3 पे हम जी एक्स एक्स को, जो जी एक्स एक्स क्या है -6x, इसमें हम 7 और 3 पहले पुट करते हैं, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव, जो दोनों डेरिवेटिव आए हैं, इन दोनों को हम पहले फर्स्ट पेयर पे इवेल्युएट करते हैं, तो हम फर्स्ट पेयर क्या था, 7 और 3, तो जी एक्स एक्स क्या है, -6x, इसमें तो y है ही नहीं, और 7 आपको पता है x का है, और 3 आपको पता है y का है, तो आपने किस में पुट करना है, -6x में, तो x में 3 पुट होगा या y पुट होगा, क्योंकि y तो है ही नहीं तो 3 पुट नहीं होगा, x की वैल्यू यहाँ पे 7 है तो 7 पुट करते हैं, -6 × 7 -42 आंसर आ गया।
अब इसका तो ZXX का -42 आ गया। अब देखते हैं ZYY क्या आता है, क्योंकि हमने जब सेकंड ऑर्डर कंडीशन पढ़ी है हमने ये कहा था कि सेकंड ऑर्डर दोनों डेरिवेटिव जो हैं वो दोनों इकट्ठे नेगेटिव आने चाहिए या इकट्ठे पॉजिटिव आने चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम के लिए। तो अभी हमने एक चेक किया है, अभी हमें दूसरा भी चेक करना है इसी फर्स्ट पेयर पे। तो ZYY को जो कि 12Y है, इसको हम 7 और 3 पे इसको भी चेक कर लेते हैं फर्स्ट पेयर पे। तो 12Y है, तो Y में 7 पुट हो गया, 3 पुट होगा। 7 तो X का है तो X तो इसमें है ही नहीं। 3Y का है तो इसमें हम 3 पुट करते हैं, तो 12 इंटू 3 इज इक्वल टू 36। तो जब हम फर्स्ट पेयर पे अपनी सेकंड ऑर्डर टेस्ट अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आ रहा है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। हमने तो कहा था दोनों नेगेटिव होने चाहिए या दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, यानी कि जो फर्स्ट पेयर है क्रिटिकल पॉइंट्स का 7 और 3, इस पे फंक्शन पता ही नहीं चल रहा कि मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब हम दूसरे पेयर को टेस्ट करते हैं, 7 और -3, 7 और -3। नंबर 2 पे ZXX को हम 7 और -3 पे वैल्यूएट करते हैं। ZXX क्या, -6X। तो X का आपके पास -3 है या 7 है, 7X है, -3 तो Y का था। तो हम क्या करते हैं, -6 इंटू 7, वो उसी तरीके से -42, फिर आंसर आ गया जो कि नेगेटिव है। तो ZYY को भी हम 7 और -3 पे वैल्यूएट कर लेते हैं। अब 12 इंटू वाई, अब इसमें 7 नहीं पुट हो सकता, इसमें -3 होगा। -3 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, -36। अब ये दोनों नेगेटिव आ गए। यहाँ पे अब हम थोड़ा सा कंक्लूड कर सकते हैं कि हमने ये कहा था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इवैल्यूएटेड एट द क्रिटिकल पॉइंट्स बोथ शुड बी नेगेटिव फॉर द मैक्सिमम। तो हम क्या कहेंगे कि जो सेकंड पेयर है, सेकंड पेयर क्या, जिसमें x इज इक्वल टू 7 और y इज इक्वल टू -3 है, इस पे आपका फंक्शन मैक्सिमाइज है क्योंकि दोनों इकट्ठे नेगेटिव आ गए। अब हम थर्ड पेयर को टेस्ट करते हैं, -3 और -7 और 3 को, -7 और 3। अच्छा, जब आप ZXX को -7 पे और 3 पे करते हैं तो 3 तो y का है, तो y तो -6x में है ही नहीं। x की जगह हम -7 पुट कर सकते हैं क्योंकि -7x का था। तो -7 इंटू -6, 42 आंसर आ गया, डेट इज़ पॉजिटिव। और ZYY को भी -7 और 3 पे हम वैल्यूएट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा, 12 इंटू 3 हम इसलिए पुट करें क्योंकि यहाँ पे y है, x नहीं है। x -7x का है तो हम यहाँ पे -7 पुट नहीं कर सकते क्योंकि x है ही नहीं। y है तो y के लिए 3 है, तो 12 इंटू 3 इज 36। 42 36 दोनों पॉजिटिव हैं। तो यहाँ पे भी हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम ये कहते हैं कि जो फर्स्ट पेयर था उस पे इनकन्क्लूसिव है, उस पर नहीं पता चलता कि आपका फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम है। सेकंड पेयर पे आपका फंक्शन मैक्सिमम है। थर्ड पेयर पे दोनों पॉजिटिव आ गए, दोनों पॉजिटिव पे आपका फंक्शन मिनिमम है। अब फोर्थ पे हम चेक कर लेते हैं। फोर्थ पे जब आपने चेक किया -7 और -3 पे, तो ZXX का आंसर क्या, -6x। तो -7x का है या -3x का है, -7x का है। तो हम x की जगह -7 पुट कर देते हैं, आंसर 42 आ जाएगा, डेट इज़ पॉजिटिव। और अब आप ZYY को भी -7 और -3 पे वैल्यूएट करें। यहाँ पे अब -3y का है तो अब y की जगह -3 पुट करें, 12 इंटू -3 -30, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, फिर इनकन्क्लूसिव हो गया। ठीक है, तो इनमें से जो दो पेयर हैं, सेकंड और थर्ड पेयर, सेकंड पेयर पे आपका फंक्शन मैक्सिमाइज है, थर्ड पेयर पे आपका फंक्शन मिनिमाइज है। फर्स्ट और फोर्थ आर इनकन्क्लूसिव, इस पे कोई ना मैक्सिमम मिनिमम का पता नहीं चलता। सिंस there are different signs for each of the second direct partial derivatives in 1 and 4, the function cannot be at a relative maximum or minimum at 7 3 and -7 -3. When fx x and fyy are of the different signs, fxx fyy cannot be greater than fxy के स्क्वायर से। वो जो थर्ड ऑर्डर कंडीशन है ना, वो यहाँ पे फुलफिल ही नहीं होगी, इसलिए ये टेस्ट इनकन्क्लूसिव है। अच्छा, अब
with both signs of the second direct partial derivatives are negative in second option and positive in third option, the function may be at a relative maximum at 7 and minus 3 and at a relative minimum at minus 3 and minus 7, but the third condition must be tested first to ensure against the possibility of an inflection point. अभी ये वही बात कर रहे हैं जो मैंने अभी आपको बताई है कि जो सेकंड ऑप्शन थी, जो सेकंड पेयर था और जो थर्ड पेयर था, उस पे फंक्शन मैक्सिमम है किस पे, सेकंड ऑप्शन पे जिस पे x 7 था और y माइनस 3 था, और थर्ड पे आपकी मिनिमम है जिस पे x माइनस 7 था और y माइनस 3 था। ये यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम पता चल गया, लेकिन थर्ड कंडीशन हमें फिर भी फुलफ़िल करनी पड़ेगी इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए। अब हम आते हैं थर्ड कंडीशन पर। तो पहले हम क्या करते हैं, थर्ड कंडीशन क्या थी, जी एक्स एक्स इंटू जी वाई वाई शुड बी ग्रेटर देन जी एक्स वाई के स्क्वायर से। जी एक्स एक्स हम फाइंड कर चुके हैं, जी वाई वाई भी आप तमाम क्रिटिकल पॉइंट्स पे फाइंड कर चुके हैं। सेकंड ऑर्डर कंडीशन के अंदर आपने इनकी वैल्यूज सब की फाइंड कर ली, किसी में 42 आई, किसी में माइनस 42 आई, किसी में 36 आई, किसी में माइनस 36 आई, यह फाइंड कर चुके हैं। आपको थर्ड ऑर्डर कंडीशन में जी एक्स वाई चाहिए, जी एक्स वाई चाहिए। तो अब आप क्या करें, जी एक्स का वाई के लिहाज से डेरिवेटिव जब आप लेते हैं तो वो ज़ीरो आता है, और इसी तरह से जी वाई का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं वो भी ज़ीरो आता है। तो इसको आप थर्ड ऑर्डर कंडीशन में पुट करें। थर्ड ऑर्डर कंडीशन पहले आप लिख लें, जी एक्स एक्स इंटू जी वाई वाई इज़ ग्रेटर देन जी एक्स वाई का स्क्वायर। तो अब इसको सेकंड पेयर के लिए पहले टेस्ट कर लेते हैं। सेकंड पेयर के लिए, सेकंड पेयर में जब आप दोबारा अपनी सेकंड ऑर्डर कंडीशन में ज़रा जाएं, जो आप साथ साथ सोल्व करेंगे इसको, तो आप देखेंगे जब सेकंड ऑर्डर कंडीशन में आपने जी एक्स एक्स निकाला तो वो कितना आया था, सेकंड पेयर में जब जी एक्स एक्स निकाला तो -42 आया था, और इसी में सेकंड पेयर में जब जी वाई वाई निकाला तो -36 आया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो आता है 15 12, और जी एक्स वाई का स्क्वायर ज़ीरो तो वो ज़ीरो ही आ जाएगा। तो ये थर्ड ऑर्डर कंडीशन फुलफिल हो रही है, क्योंकि 1512 बड़ा होता है ज़ीरो से, 1512 बड़ा होता है ज़ीरो। अच्छा, यहाँ तक हमें पता चल गया कि सेकंड ऑर्डर जो सेकंड आपका क्रिटिकल पॉइंट था, जो सेकंड पेयर था क्रिटिकल पॉइंट पे, उस पर फंक्शन आपका मैक्सिमम था, उस पर आपका फंक्शन मैक्सिमम था, और उस पर थर्ड कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है। तो हम अब फाइनल कंक्लूड ये करते हैं कि आपके जो सेकंड पेयर है उस पर तीनों कंडीशंस फुलफ़िल हो रही हैं, तो सेकंड पेयर जो है वो आपके फंक्शन को मैक्सिमम कर रहा है। और अब आप थर्ड पेयर को टेस्ट कर लें। थर्ड पेयर पे जब आपने जी एक्स एक्स निकाला तो वो 42 आया था, और थर्ड पेयर पे जी वाई वाई निकाला तो वो 36 आया था। तो 42 और 36 को मल्टीप्लाई करें, फिर 12 15 12 बनता है, वो फिर ग्रेटर है ज़ीरो से। तो यानी कि थर्ड पेयर भी आपके फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ कर रहा है। तो सेकंड पेयर मैक्सिमाइज़ कर रहा है, थर्ड पेयर मिनिमाइज़ कर रहा है। तो ये इसकी ऑप्टिमाइजेशन होगी। तो यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल से एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इसी पे ही, कि हम अगर जब इसको टेस्ट कर रहे होते थर्ड ऑर्डर कंडीशन को, और ये जो 15 12 आंसर आया है, ये 15 12 अगर माइनस में आ जाता, माइनस में, तो हमारी सेकंड ऑर्डर कंडीशन इन रिवर्स हो जाती, वो बड़ी नहीं होती, वो छोटी हो जाती। तो फिर हम कहते हैं कि ये फंक्शन आपका मैक्सिमम नहीं हो रहा, क्योंकि थर्ड ऑर्डर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अब अगर इन दोनों के साइन सेम होते, इन दोनों के जी एक्स एक्स और जी वाई वाई के साइन सेम होते, और ये लेस देन होता जी एक्स वाई के स्क्वायर से, तो फंक्शन इन्फ्लेक्शन पॉइंट कहलाता, और इनके डिफरेंट साइन होते तो इससे सैडल पॉइंट होता। तो ये वही जो इन्फ्लेक्शन और सैडल पॉइंट कैसे पता चलेंगे, उसकी एग्जांपल दे के मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन पहले ही सॉल्व हो गया हुआ था, जो जहाँ तक मैंने आपको बताया था। तो ये थोड़ा सा, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये थोड़ा सा रिलेटिवली थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है, बड़े अच्छे तरीके से। कोई चीज़ समझ ना आए आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, z इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस 2y स्क्वेयर माइनस 4x
-7y + 12। अब आपने इसको ऑप्टिमाइज़ करना है, वही तीनों कंडीशंस हम दोबारा अप्लाई करते हैं। ये आसान क्वेश्चन है, उससे वो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था। तो हम क्या करते हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं x और y, एक दफ़ा x के लिए ऐसे डेरिवेटिव लेते हैं, डेट इज़ जी एक्स जब आप लेंगे तो आपके पास आएगा 6x माइनस एक्स वाई का x के लिए ऐसे डेरिवेटिव लें -y आ जाएगा, और उसके बाद 2y में x ही नहीं है, 0 हो जाएगा। -4x का x के लिए ऐसे डेरिवेटिव लें -4 आ जाएगा। -7y का x के लिए ऐसे डेरिवेटिव लें, ये 0 हो जाएगा। 12 कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। तो जी एक्स का आंसर क्या आएगा, 6x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको हमने 0 के बराबर रख दिया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, y के लिहाज से डेरिवेटिव ले लेते हैं, जी वाई फाइंड कर लेते हैं। तो 3x² का y के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो y है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। -xy का y के लिहाज से डेरिवेटिव लें, ये -x आ जाएगा। +2y² का y के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे, 4y हो जाएगा। और आगे -4x है, इसमें y नहीं है, ये 0 हो जाएगा। -7y का y के लिहाज से डेरिवेटिव -7 और 12 कांस्टेंट है, ये भी 0 हो जाएगा। तो जी वाई क्या आएगा, -x + 4y -7 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रख लिया। अब हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। साइमल्टेनियसली हम इसको दो तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं, एक एलिमिनेशन मेथड है हमारे पास और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया, आप एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते हैं। आप इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 से इक्वेशन 2 को 6 से मल्टीप्लाई करें, उधर से x एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y निकल आएगा। उस y को आप किसी भी इक्वेशन पुट करें, x आ जाएगा। तो मैंने किससे किया, मैंने सब्स्टिट्यूशन से किया। मैंने क्या किया है कि जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है 6x माइनस वाई माइनस 4, इसमें से y फाइंड कर लिया। y को आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो वो आ जाएगा y इज इक्वल टू 6x माइनस 4। और इस थर्ड इक्वेशन को मैंने इसको थर्ड इक्वेशन हमने कह दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ये फर्स्ट इक्वेशन से y इन टर्म ऑफ x निकाल लिया और इसको सेकंड इक्वेशन में मैंने पुट कर दिया। सेकंड इक्वेशन क्या थी, -x + 4y - 7। यहाँ पे जो y है उसकी जगह हमने क्या पुट कर देना, 6x माइनस 4। तो -x + 4 इंटू 6x माइनस 4 माइनस इंटू -7 इज इक्वल टू 0। 4 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 6x माइनस 4 से, तो -x + 24x - 16 - 7। इसको जब आप कॉन्स्टेंट्स को माइनस किया दोनों को तो आपके पास आ गया 23। -x + 24 को जब आप सोल्व करते हैं तो 23x आ जाएगा, और -16 और -7 को सोल्व करें तो -23 आ जाएगा। तो क्या आया, 23x - 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है आपने, 23 को दूसरी तरफ ले जाएं तो 23x इज इक्वल टू 23, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसको आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर दें, डेट इज 6x माइनस 4, 1x का 1 पुट करें तो y2 आ जाएगा। तो बड़ा आसान, पहले तो हमारे पास पेयर्स बन गए थे ना, 4 क्रिटिकल वैल्यूज़ आई थी, 2 x की आई थी, 2 y की आई थी। अब तो मेरे पास काम आसान है, एक x की वैल्यू आई है और एक y की वैल्यू आई है। तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने कर दी कि टेक द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पुट देम इक्वल टू 0 एंड फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स। वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आए हैं, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो अब हम अपनी सेकेंड ऑर्डर कंडीशन अप्लाई कर देते हैं कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। जी एक्स का दोबारा x के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो वो 6 आ जाएगा, और जी वाई का y के लिहाज से डेरिवेटिव लें तो वो y आ जाएगा। अब 6 में 6 के साथ ना x है ना y है, और जी वाई के साथ जो 4 है, 4 के साथ ना x है ना y है, तो इसमें हम पुट ही नहीं कर सकते। अगर होते तो हम पुट करते। तो दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, दोनों के साइन पॉजिटिव हैं, तो हम पॉजिटिव साइन पे क्या कहते हैं, फंक्शन आपका मिनिमम है। अब हम अपनी थर्ड ऑर्डर कंडीशन भी इसमें फुलफ़िल कर लेते हैं, जो कि क्या थी, जी एक्स एक्स इंटू जी वाई वाई शुड बी ग्रेटर दैन जी एक्स वाई का स्क्वायर। जी एक्स एक्स आपके पास 6 आया, जी वाई वाई आपके पास 4 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें वो 24 आ जाएगा। और जी एक्स वाई क्या आएगा, जी एक्स का जब आप वाई के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो -1, और जी वाई का जब आप एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव लेते हैं तो वो भी -1।
तो -1 का स्क्वायर जब आप लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो 24 इज़ ग्रेटर दैन 1, तो हम थर्ड कंडीशन भी फुलफ़िल हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमम है। तो अब आपने क्या करना है, ये लेक्चर आपने अच्छे तरीके से गौर से समझ के इसको खुद सॉल्व करना है पेपर पे। जो चीज़ समझ ना आए आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं।